हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने अपना ये जो सेशन स्टार्ट किया है फॉर CMA इंटर स्टूडेंट, इसमें हमने पेपर 5 की फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जहाँ पे हमने 50 MCQs अपलोड किए हुए थे रिलेटेड टू आवर बिट क्वेश्चंस। और जैसा कि हमने उस क्लास में भी बताया था कि बिट क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रीज़न बीइंग ये सारे पास्ट ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हैं। अब जैसा कि हम लोगों को पेपर पैटर्न का पता है कि MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग, ये मिला करके जो हमारे पेपर में कवरेज होती है वो होती है ओवरऑल 25 मार्क्स की। तो एटलीस्ट ये 25 मार्क्स बहुत ही ईजिली हम एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं अगर हमने इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर की है। और जैसा कि हमने पहले क्लास में भी बताया था कि आप लोग क्या करते हो कि सारे बड़े चैप्टर्स का, लेंदी चैप्टर्स की प्रैक्टिस तो प्रॉपर कर लेते हो, क्वेश्चंस तो प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते हो, बट आप MCQs पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, ट्रू एंड फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करके जाते एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये 25 मार्क्स में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हमने ये जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है वो बेसिकली इन्हीं 4 के लिए है, जहां हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि हम पेपर 5 के साथ साथ पेपर 12 दैट इज़ कंपनी अकाउंटिंग को भी डील करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट 50 MCQs देखेंगे रिलेटेड टू आवर बिट क्वेश्चंस, एंड फिर नेक्स्ट क्लास जो हम अपलोड करेंगे उसमें रिमेनिंग हमारे MCQs होंगे। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि अप टू 50 तक हमने ऑलरेडी क्लास अपलोड की हुई है। अगर वो क्लास आपने वहाँ से नहीं की है तो हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वो 50 MCQs भी कंप्लीट कर लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। डैश कंटेन द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स दैट आर रिटर्न्ड बाय अस टू आवर क्रेडिटर्स। कौन रिटर्न कर रहा है? हम रिटर्न कर रहे हैं। इसका मतलब हमने उसको खरीदा होगा तभी तो हम उसको रिटर्न करें, तो परचेज रिटर्न की बात कर रहा है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब जो लौट के वापस आ रहा है। लौट के वापस क्या आएगा? जो तुमने सेल किया होगा वही तो लौट के वापस आ सकता है। रिटर्न आउटवर्ड, जो लौट करके बाहर जा रहा है, तो जो बाहर जा रहा है वो क्या होगा? परचेज रिटर्न, मतलब जो हमने खरीदा वो अब हम वापस भेज रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डैश कंसेप्ट इज दैट बिजनेस इज अज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। गोइंग कंसर्न, क्योंकि गोइंग कंसर्न एक ऐसा अजम्पशन है जहां हम ये मान करके चलते हैं कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये लाइफ लॉन्ग या फिर कह लो फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। कभी भी हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटिव उसको बंद करने का नहीं होता है। बट क्या सारे बिजनेस लॉन्ग रन में इन्फिनाइट ईयर्स तक चलते? नहीं। अगर बैक टू बैक 2 साल का लॉस हो जाए तो आपको अपना बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर कैपिटल प्रॉफिट की बात करें दैट इज कैपिटल रिसीट की, तो बेसिकली बैलेंस शीट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये होता है रिलेटेड टू कैपिटल प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के पहले का दैट इज रजिस्ट्रेशन के पहले का जो प्रॉफिट है वो हम लोग कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रॉफिट मेड ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, फोरफिटेड शेयर्स के री इशू पे जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो बेसिकली ये सारे के सारे ही तो कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सब हम लोग कहाँ शो करते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एंड अगर हम बात करें रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो ये क्या है? कैपिटल रिसीट और कैपिटल प्रॉफिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या डिटेक्ट नहीं हो सकता? एरर ऑफ ओमिशन डिटेक्ट नहीं हो सकता, प्रिंसिपल भी नहीं हो सकता, मिसपोस्टिंग भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ द अबव। प्रिंसिपल मतलब लेट्स से आपने एक मशीन परचेज की है 10,000 की और आपने उसको वेजेस की तरह ट्रीट किया 10,000, तो मशीन एसेट है, इसका भी बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और वेजेस एक्सपेंस, इसका भी बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो क्या ट्रायल बैलेंस से पता चल पाएगा कि ये एरर है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कंसेप्ट दैट बिजनेस इज अज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड एंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लोजिंग डाउन इज रिफर्ड टू एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अभी हमने डिस्कस किया था। इन द हायर परचेज सिस्टम, इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट अमाउंट और नन ऑफ द अबव। जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो किस पे चार्ज करते हैं? अगर याद हो तो जितना कैश प्राइस होता है उसी पे इंटरेस्ट देते हैं। नेक्स्ट टाइम जितना पेमेंट हो गया
बैलेंस, वो पेमेंट हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है उस पे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं। मतलब एट द ईयर एंड जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है किसका, कैश प्राइस का, उसी पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 57। अभी सेम पैटर्न पे हमने ऊपर क्वेश्चन कराया था तो हम ये रीड भी नहीं करेंगे, बस ये था कि वहाँ पे ये फिगर 48,000 थी, यहाँ 36,000 है, तो सेम पैटर्न पे इसका कैलकुलेशन करना है। इसका आंसर आएगा 9,000। नेक्स्ट बैड डेट रिकवर्ड 750, सेम पैटर्न पे ऊपर भी क्वेश्चन दिया था, क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जर्नल। अगर जर्नल की बात करें तो देखो जर्नल में एनालिटिकल फंक्शन भी है, रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है और हिस्टोरिकल फंक्शन भी, तो बेसिकली ये तीनों ही जर्नल के पार्ट हैं। बट देखो कैसे, अगर हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल फंक्शन की तो बेसिकली हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले ये एनालाइज करते हैं कि उसका कितना डेबिट एस्पेक्ट है और कितना क्रेडिट एस्पेक्ट है। दैट इज वो डेबिट को कितना अफेक्ट कर रहा है और क्रेडिट को कितना अफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे ही हम लोग अपनी बुक्स में डेबिट क्रेडिट की एंट्री डाल रहे हैं। अगर रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग तो सिंपल है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, तो ये भी इसका फंक्शन है। एंड लास्ट इज हिस्टोरिकल फंक्शन। तो हिस्टोरिकल फंक्शन मतलब क्या कि सिंपली हम जर्नल में हर एक ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। एंड क्योंकि डे टू डे बेसिस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड है हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, अगर हमें कभी भी फ्यूचर में रेफरेंस चाहिए होगा पास्ट का कि कब कौन सी एंट्री हुई, कब कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका फंक्शन हिस्टोरिकल फंक्शन भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट द आउटफ्लो फंड्स टू रिक्वायर एन असेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। आप सबको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी हमने ऊपर बताया था कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैज़ टू बी रिटन ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यही ना करते हैं, जब हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो जो उसकी यूजफुल लाइफ है उतने में ही हम राइट ऑफ करते हैं अपने एसेट की वैल्यू को, तो उसको बेसिकली हम लोग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ भी कहते हैं। एस्टिमेटेड क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेट है, हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 साल चलेगा, कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि वही एसेट उनके बिजनेस में 10 साल चलेगा, तो बेसिकली यूसेज और पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड्स, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में सारे आइटम रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों चाहे वो कैपिटल नेचर के हों, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी इज, मिनिमम रेंट अगर एक्सेस है किससे, रॉयल्टी से, दैट इज एक्चुअल रॉयल्टी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग, दैट इज सी, शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट if any transaction is not recorded in the primary books, the same is recorded in journal proper, sales day book, cash book, none of the above। sales day book में basically जितने भी क्रेडिट सेल्स हुए होंगे गुड्स से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड नहीं, वो रिकॉर्ड हुए होंगे। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए होंगे, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो असेट्स की हो। इसमें कह रहा है जो कहीं नहीं रिकॉर्ड होता वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल प्रॉपर में, दैट इज ए, यही रूल है। जर्नल प्रॉपर में जैसे क्या रिकॉर्ड होगा कि अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया है असेट, क्रेडिट पे सेल किया है असेट, तो वो सारी चीज़ें, डेप्रिसिएशन की एंट्री, बैड डेट की एंट्री, वो सब कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट, ये तो है इसका फीचर। इट डज नॉट प्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑडिट, ऑडिट के थ्रू जो डिटरमाइन होनी है वो ये नहीं बता सकता, ये नॉर्मल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है जो ऊपर ऊपर से बुक्स में दिखती है। नेक्स्ट इट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हम सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है एंड ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड इन दिस बुक, हेंस इट इज़ अ प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। नहीं, सबसे पहले एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। यहाँ कब रिकॉर्ड होती है, लेजर के बाद, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि डी इसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज इंडोर्स्ड इज नोन एज इंडोर्सी, ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 67 भी देखोगे तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया गया है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 68 पे, द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट असेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेजेस डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि अगर परचेज टू कैश तुम लोग करते हो तो परचेज क्या है, डेबिट,
और अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, हमारे पास सेल्स दी है, परचेज दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है और रेट ऑफ जीपी दिया है ऑन कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक वुड बी। अब देखो सिंपली अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर देखें तो सबसे पहले COGS निकाल लो। COGS के लिए है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो COGS तो हम लोग निकाल सकते हैं। COGS कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स दिया है, जीपी दिया है। सेल्स कितना है, 3,60,000 और जीपी देखो कॉस्ट पे अगर 20% है तो प्रॉफिट पे कितना। इस पॉइंट में तुम लोग को हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई थी जहाँ पे हमने ये दिखाया था कि प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप चाहो तो वो क्लास टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है, 20। तो अगर इस पे 20% है तो इस पे कितना होगा, 1/6, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 120 करोगे ना तो 1/6 हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ आप लोग उस क्लास से क्लियर कर लेना, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो 3,60,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 60,000। तो इसका मतलब COGS मेरा कितना आ गया, 3 लाख। बस अब ये 3 लाख यहाँ पुट कर दें। COGS आ गया 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 68,000, परचेजेज है 3,20,000। तो अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आ जाएगा। वो बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 88,000 आएगा, क्योंकि ये वाली फिगर भी इधर लाएंगे, ये वाली फिगर भी इधर लेकर के आएंगे इस साइड। तो देखो 88,000 हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, एज पर AS1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट्स इशूड। डेबिट नोट की बात किया तो डेबिट नोट कब इशू करते हैं, जब परचेज रिटर्न होता है, और क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं, जब सेल रिटर्न होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट, नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट एज फिक्स्ड एंड करंट। फिक्स्ड एंड करंट का भी रीजन क्या है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। क्योंकि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल मतलब क्या, हम लोग ये प्लान करते हैं कि हमारा बिजनेस फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। हम ये तो मान नहीं रहे कि अगले साल बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर हम ये मानते कि अगले साल बिजनेस बंद हो जाएगा तो हमारा सारा का सारा जो एक्सपेंस है हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, करंट एक्सपेंस की तरह, कि इस साल हमने जो भी एक्सपेंस किया उसका फायदा हमें सिर्फ इस साल मिलेगा। तो वो सब हम किस में दिखा देते हैं, करंट में। बट क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस फॉर इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, इसलिए हम अपने असेट्स को भी कुछ मानते हैं कि उसका बेनिफिट हमें 3-4 साल तक मिलेगा और कुछ का बेनिफिट 1 साल तक मिलेगा। तो ये जो बाइफर्केशन है फिक्स्ड एंड करंट का, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, दैट इज बी। Next, if a fixed amount is withdrawn on the first day of every month of calendar year by a partner in partnership firm, then for what period the interest on the total amount of drawings will be calculated। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे एवरेज पीरियड का। और एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो अगर हर महीने की पहली तारीख को आप ड्राइंग कर रहे हो तो लेट्स से आपका जो ईयर है, क्योंकि कैलेंडर ईयर है ना, तो जनवरी टू दिसंबर है। 1 जनवरी को आप पहली ड्राइंग करोगे तो आपके पास कितना टाइम बचा, पूरा 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग आप करोगे 1 दिसंबर को तो आपके पास फिर भी कितना महीना बचा, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.5, क्योंकि इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 6.5 मंथ्स। क्लियर है। नेक्स्ट, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी। कंसाइनी को कई सारे कमीशन अलाउड होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, जो बेसिकली उनको सेल के लिए होता है, ऑर्डिनरी सेल पे। दूसरा होता है डेल क्रेडिटर कमीशन, जो कि उनको क्रेडिट सेल प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्रेडिट सेल करोगे तो नो डाउट कहीं ना कहीं बैड डेट होगा। और हम लोग कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन इसलिए देते हैं कि अगर फ्यूचर में बैड डेट भी होता है तो भी वो उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसके बदले हम उनको डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। और एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन, जहां हम उनको बोलते हैं कि आप इनवॉइस प्राइस से भी ज़्यादा पे अगर गुड सेल मार्केट में करोगे तो हम आपको एक्सेस पे भी एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर मेकिंग कैश सेल्स, फॉर मेकिंग क्रेडिट सेल्स, फॉर मेकिंग एक्स्ट्रा सेल्स और फॉर अंडरटेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेट, डी। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, डेल क्रेडिटर कमीशन देने का, कि आपको अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं तो आप सेल उधार पे भी करोगे और उधार पे जो सेल करने पे आपको बैड डेट होगा तो उसका रिस्क भी आप ही को बियर करना है। तो फॉर अंडरटेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रिपीट क्वेश्चन है 75, आंसर होगा डी, ऑलरेडी हमने ऊपर बताया है। नेक्स्ट है, एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू इन्वेंट्रीज विच इज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट और लैटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज्ड। दिस इज अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर। बट ऑब्वियस कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको किसी भी मेथड को लेकर के कंसिस्टेंट रहना है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर इन्वेंट्री
में किसी भी तरह का, कह रहा है एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू इन्वेंट्रीज, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज आप करने वाले हो तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। और ये कहाँ दिया है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बोलता है कि हम लोग हर एक मेथड को लेकर के कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंट रहें। हो सकता है कि टाइम के साथ आपको फ्लक्चुएट करना पड़े, बट कोशिश करते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहें। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कैसा प्रोसेस है? अपोर्शनमेंट का, वैल्यूएशन का, अलोकेशन का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे एसेट की वैल्यू उसको अलोकेट करते हैं ईयर टू ईयर, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 78 रिपीट क्वेश्चन है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एन अमाउंट स्पेंट इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर फैक्ट्री फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री इज। अब देखो, अगर लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया है तो नो डाउट उस लाइसेंस का बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा। एक बार आपने लाइसेंस ले लिया फैक्ट्री चलाने का तो बार बार आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे का बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलेगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाएगी, फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किस तरह का खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू AS 15 सुपर एनुएशन स्कीम विच हैज रिलेवेंस ओनली टू द फाइनल सैलरी एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज इज डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम, और बोथ एन A एंड B। ए डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, एम्प्लॉयज बेनिफिट, बेसिकली AS 15 की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसमें जो फाइनल सैलरी और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ असेट हुज यूजफुलनेस डज नॉट एक्सपायर इन द ईयर ऑफ देयर अकरेंस बट जनरली एक्सपायर्स इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड। अगेन ये चीज़ कह रहा है कि एक ऐसा खर्चा जो कि हमने कुछ टाइप्स ऑफ असेट पे किया होगा, हुज यूजफुलनेस डज नॉट एक्सपायर इन द ईयर, करंट ईयर में तो वो एक्सपायर नहीं कर रहा बट नियर फ्यूचर में वो एक्सपायर कर जाएगा। लेट्स से अगर हमने एडवर्टीजमेंट के खर्चे की बात की, तो अगर आज हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लेट्स से 5 लाख का, तो हम सबको पता है कि इस एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा हमें कम से कम 5 साल के लिए मिलेगा। बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन हम हर साल PL में दिखाते हैं और कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो कंप्लीटली रेवेन्यू में भी नहीं जाते और कंप्लीटली कैपिटल में भी नहीं जाते। अब जैसे 5 लाख का खर्चा 5 साल तक के लिए है, तो 1 लाख का खर्चा पर साल के लिए है। तो 1 लाख का खर्चा जो करंट ईयर से रिलेटेड है वो PL में जाएगा और बाकी 4 लाख कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉज कंटेन्ड इन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू encourage full insurance, discourage full insurance, encourage under insurance, encourage full insurance and discourage under insurance। टी, क्योंकि एवरेज क्लॉज में बेसिकली यही होता है ना कि अगर हमारा लॉस ज़्यादा हुआ है हमारी पॉलिसी अमाउंट से तो हमें पूरी पॉलिसी अमाउंट मिलती है, और अगर हमारी पॉलिसी की फिगर ज़्यादा है कंपैरेटिवली लॉस के, तो हम लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई करके जितना एक्चुअल में मिलना चाहिए वो उतना रिसीव करते हैं। तो एवरेज क्लॉज होने का रीज़न क्या है कि ये हमें इनकरेज करता है फुल इंश्योरेंस एंड डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस, कि हम कम से कम जितने अमाउंट का हमारा असेट है, स्टॉक है, हम उतने की तो कम से कम इंश्योरेंस लें। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ। अभी तुम लोग ने देखा था कि मिनिमम रेंट अगर ज़्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी से तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो जब एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से, तो हम इसी शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करते हैं, यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट। नेक्स्ट, AS 6 इज एप्लीकेबल विच ऑफ द फॉलोइंग असेट। अब AS 6 अगर देखा जाए तो वो बेसिकली हमारा डेप्रीसिएशन से रिलेटेड है, बट अब AS 6 डिलीट हो चुका है और वो मर्ज हो चुका है विथ AS 10। एंड AS 10 किसके लिए है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज डी, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट, according to AS 3 that is cash flow statement, interest and dividend received in case of a manufacturing enterprise should be classified as cash flow from। interest and dividend received हो रहा है किससे? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो बेसिकली किस पे रिसीव्ड हो रहा होगा? आपकी इन्वेस्टमेंट पे, और इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में ये किस तरह की एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज सी। नेक्स्ट, provision for bad and doubtful debt is created in anticipation of actual bad debt on the basis of। प्रोविजन हम जब भी बनाते हैं तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से बनाते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाला है उसके लिए आपको आज ही से रेडी होना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू रिक्वायर एन असेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज रेफर्ड टू एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन भी ऊपर किया था। नेक्स्ट, goods are sent to the branch at cost plus 25%. The loading on invoice price is
इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग कितनी होगी। देखो अभी हमने ये बताया कि सेम कॉन्सेप्ट के लिए हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, क्योंकि जनरली बच्चों को दिक्कत होती है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल निकालने पे। तो कॉस्ट प्लस 25%, लेट्स से कॉस्ट कितना है 100, तो उस पर 25% कितना हो जाएगा 25। ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या आएगी इनवॉइस प्राइस 125। इस पे निकालने पे 25% है, तो इस पे निकालने पे कितना 25 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो ये सीधे सीधे कितना हो जा रहा है 20%, दैट इज ए। नेक्स्ट, एक्चुअल वैल्यूएशन रिलेट्स टू इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, सर्वे एक्सपेंसेस फॉर मरीन इंश्योरेंस क्लेम मस्ट बी। अगर सर्वे एक्सपेंसेस है तो वो क्लेम में ही ना ऐड होगा, दैट इज एडेड टू क्लेम, यही करते हैं क्लेम एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर फॉर क्लब विल बी टेकन टू। अगर क्लब है, क्लब मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर आपने फर्नीचर बेचा और उस पर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम कहाँ दिखाएंगे, नो डाउट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि जितने पे सेल हुआ तो वो बेसिकली कैश आइटम है, वो कहाँ दिखाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, बट जो प्रॉफिट लॉस है वो दिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट इज अगेन रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में बेसिकली हम लोग क्या दिखाते हैं एट द एंड कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड उसके अलावा उसमें सारे असेट सारे लाइबिलिटीज सब कुछ उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो असेट भी है लाइबिलिटी भी है, तो पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ असेट इंक्लूड करते तो रियल अकाउंट होता, सिर्फ लाइबिलिटीज़ की बात करते तो मे बी शायद वो पर्सनल अकाउंट होता, बट वहाँ हम क्या करते हैं सब कुछ मर्ज कर देते हैं, खर्चे भी इंक्लूड कर लेते हैं, एंड एट द एंड क्या आता है प्रॉफिट लॉस, तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट, बैंक शोज अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड, प्रोविजन वो कहाँ दिखाती है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, दैट इज बी। नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, ये सेपरेट अकाउंट है सी। ये सब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 10,000 है, सब्सक्रिप्शंस अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,000 and 1,500 रिस्पेक्टिवली, द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपीयर इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल बी। अब देखो बैक कैलकुलेशन करना है, पहले हम लोग के पास रिसीट पेमेंट दिया रहता है और वहाँ से हम इनकम एक्सपेंडिचर निकालते हैं। अब हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर में फिगर दिया है 10,000 और हमें बैक कैलकुलेशन करना है, तो जो चीज़ ऐड होती है वो लेस होगी और जो लेस होती है वो ऐड हो जाएगी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की बात करें तो हम लेस करते थे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1,000 और लेस करेंगे 1,500, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 9,500, दैट इज ए। नेक्स्ट, अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश बैलेंस विद बैंक, एन असेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम और नन ऑफ द अबव। सी, क्योंकि बाकी अगर देखा जाए तो नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है, एनपीए नहीं है, बट अगर एक असेट जो कि इनकम जनरेट करना बंद कर दे, दैट इज उससे किसी भी तरह का कोई हमें रिटर्न ना मिले, उसी को तो हम एनपीए कहते हैं, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, कॉस्ट प्रिंसिपल, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, तो बट ऑब्वियस ए। नेक्स्ट, नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट इशूड। अभी हम ऊपर बताए थे कि अगर डेबिट नोट है तो परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट है तो सेल्स रिटर्न, दैट इज सी। नेक्स्ट, एक्सेप्शन टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल इज, आप देखो अगर कंसिस्टेंट रहने की बात करें तो कंसिस्टेंट रहना मतलब हम एक जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं हमें उसे ही कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा, बट इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, कॉस्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न, मैचिंग प्रिंसिपल और प्रूडेंस, बट ऑब्वियस प्रूडेंस, क्योंकि देखो प्रूडेंस ये कहता है कि अगर किसी साल आपको एंटिसिपेटेड लॉस होने वाला है तो आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, और कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं हम तो कंसिस्टेंट रहेंगे। तो अब लेट्स से जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, हम सबको पता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है, लेट्स से कॉस्ट है 10 और एनआरवी है 12, तो अभी हम किस पे रिकॉर्ड करें 10 पे, तो बेसिकली अगर देखें तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे, और कंसिस्टेंट रहेंगे मतलब हम कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, यही दिख रहा है। बट प्रूडेंस क्या बोलता है कि अगर अगले साल आपकी कॉस्ट आई 10 और आपकी एनआरवी आ रही है 8, तो क्योंकि आपको यहाँ 2 रुपये का लॉस हो रहा है तो आप बुक्स में उसको रिकॉर्ड करोगे 8 रुपये पे, तो कहीं ना कहीं आपने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, क्योंकि पहले आप कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे और अब आप किस पे रिकॉर्डिंग करोगे, एनआरवी पे। तो ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल आप कहीं ना कहीं अपने वैल्यूएशन को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, जो चीज़ पहले आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें तब आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, एनआरवी पे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का जो एक्सेप्शन है वो क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट,
द बैलेंस इन कंसाइनमेंट अकाउंट शोज, कंसाइनमेंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, हर कंसाइनमेंट का, हर इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस, दैट इज सी। आज के सेशन में हमें ये 50 MCQs डील करने थे जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए। तो ओवरऑल आज जो हमने 50 MCQs किए हैं और पहले की क्लास में फर्स्ट पार्ट में जो 50 MCQs किया था, अगर आपको किसी भी MCQ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो होगा रिलेटेड टू रिमेनिंग MCQs। अब हमारे पास नेक्स्ट 35 MCQs यहाँ बचे हुए हैं बिट क्वेश्चंस के, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।